नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल। देश में अलग अलग विकास मॉडल की बात होती है। आजकल देश में छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की बात हो रही है। नवा छत्तीसगढ़ यानी कि नया छत्तीसगढ़। और वैसे भी छत्तीसगढ़ 20-22 साल का अभी गबरू जवान है। अभी राज्य हमारा बिल्कुल नया है, तो जोश है, होश है, चुस्ती है, तंदुरुस्ती है। और हमने तंदुरुस्ती की बात कर ली। अब हम बात करेंगे नवा छत्तीसगढ़ की कि कैसे नवा छत्तीसगढ़ बदल रहा है, कैसे ये नवा छत्तीसगढ़ देश के लिए एक मॉडल साबित हो रहा है। सरकार के काम, यहाँ के लोगों, छत्तीसगढ़िया आप लोगों की पहचान कैसे देश में एक नई पहचान इस छत्तीसगढ़ को दे रही है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और ख़ास बात ये, हम कोशिश ये करेंगे कि आज जितने लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान और कैसे मिल सके, छत्तीसगढ़ का देश में क्या योगदान है, वो देश के कोने कोने तक, आखिरी छोर तक वो चीज़ें पहुँचे, इसकी हम कोशिश करेंगे। तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और नवा छत्तीसगढ़ के पहले पैनल को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आयुष्मान गोयल जी को। आप सीईओ हैं श्री गणेश ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के। आयुष्मान जी, वेलकम, प्लीज मंच पर आइए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कीर्तन लाल साहू जी को। आप चेयरमैन हैं संतोषी कंस्ट्रक्शन के। कीर्तन जी प्लीज वेलकम। तो एक खास बात देखिए आपने, युवा छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ का नवा पैनल, युवा पैनल हमारे साथ है। मैं भी युवा हूं, इस पैनल को आगे बढ़ाता हूं। तो आज नवा छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं और इस नवा और युवा छत्तीसगढ़ में युवा कैसे योगदान दे रहे हैं, युवा कैसे योगदान दे सकते हैं और भविष्य की क्या संभावना है, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल आयुष्मान जी आपसे। सर, करीब करीब हमारी ही उम्र का छत्तीसगढ़ भी है, तो पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि अब तक की जो ग्रोथ है छत्तीसगढ़ की एज ए इंडिविजुअल स्टेट और एक अलग पहचान के तौर पर, उससे आप कितना उत्साहित हैं, कितने आशान्वित हैं आगे के छत्तीसगढ़ के लिए? नमस्कार, मैं आयुष्मान गोयल श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुझे आपके साथ इस मंच में शामिल किया। और ये आपका बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी भी स्टेट के विकास के लिए कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एग्रीकल्चर, वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अपने बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है, और एक रूरल डेवलपमेंट। और यदि अगर अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक अर्बन डेवलपमेंट ही पूरे स्टेट को होलिस्टिकली डेवलप नहीं करेगा। हमको साथ ही साथ अपने रूरल डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना होगा, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी एक बिहान योजना है जिसके तहत उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है गौठानों में काम करवा के। सो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एक अर्बन एरिया तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो गाँव में भी अपना मतलब एक रूरल प्रेजेंस बना के वहाँ से भी उठ रहा है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। दैट्स व्हाट आई थिंक कि इतनी कम उम्र में अगर आप एक अच्छे ब्रांड के सीईओ बन जाते हैं तो दैट्स वेरी गुड। और ये प्रेरणा देता है उन लोगों के लिए जो अपना कुछ फर्म, स्टार्टअप कुछ शुरू करना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि उनके नाम के आगे भी द सीईओ लगे। मैं इस पर आता हूँ आपके पास आयुष्मान जी। कीर्तन जी आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ दमदार है सर, पहुँचेगी एकदम, चिंता की बात नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी। सवाल मेरा सीधा यही है, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तक की 20-22 साल के छत्तीसगढ़ को आप कहां देख रहे हैं? क्या अब तक की इस विकास की रफ्तार से आप खुश हैं, आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो रफ्तार पकड़ने बाकी है? अभी क्या है सर, मैं जो देख रहा हूं, हमारा जो काम चल रहा है एमपी छत्तीसगढ़ सभी जगह हम लोग कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, कुछ सरकारी भी कर रहे हैं। मैंने गाँव का रहने वाला हूँ, मैं प्रॉपरली गांव का ही रहने वाला हूँ। गांव मेरा झर्रा है। जब भी मैं जाता हूँ फसल कटने के बाद, जब भी जाता हूँ, मेरी माँ को एक एक दाना जो है चुनते हुए देखता हूँ। धान को एक एक चुनते हुए, मिट्टी के साथ में रहता है, उसको मैं चुनते हुए देखता हूँ। फिर वापस जब आता हूँ, बारिश के टाइम जाता हूँ, जो भंडारण का स्टोरेज जो होते हैं उसकी रख रखाव ठीक नहीं होता है। हम लोग का काम है शेड बनाना,
मेरा ध्यान ही उधर जाता है कि क्या मैं शेड बना करके अपना जो धान है, अन्नदाता है, उसको सुरक्षित कर सके अपन। और मेरा संकल्प है, सरकार बनाए या न बनाए, मैं 2025 तक खुद का 10 एकड़ जमीन लेकर के सरकार को गिफ्ट दे दूंगा। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ की नहीं बोल रहा हूँ, पूरी भारत में व्यवस्था होना चाहिए। अगर बारिश हो जाता है, मान के चलो बारिश हो जाता है, पूरी धान ही खराब हो गया, क्या चाटेगा लोग, क्या खाएंगे, भूख से मर जाएंगे। उसकी होना चाहिए ना व्यवस्था। सरकार को नहीं बोलूँगी कि सरकार करे, वो हम धान और किसान की चिंता आपके मन में जो है वो मैं इस लिहाज से समझ गया कि आदमी का मोबाइल यहाँ से वहाँ हो जाए, वो एक सांस नहीं लेता, ढूंढता रहता है। आपका सर मोबाइल आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसान और धान की चिंता में फ़ोन भूल गए, बड़ी बात है, आदमी जल्दी भूलता नहीं अपना फ़ोन। मैं सर आता हूँ आपके पास। आयुष्मान जी, आपसे मेरा सवाल है, श्री गणेश ग्लोबल गुलाल किसी पहचान का मोहताज तो है नहीं, और इस गुलाल से कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ रंग बिखेरती हैं वो भी हम जानते हैं। जब नई पीढ़ी के कंधों पर जिम्मेदारी आती है तो फिर कितना चुनौतीपूर्ण ये नई पीढ़ी के लिए भी हो जाता है, पर्टिकुलरली आपके लिए कितना हुआ कि वो जो एक लेगेसी है, वो जो एक बनी हुई है एक परंपरा, उसको आपको आगे बढ़ाना है, बिजनेस को भी बढ़ाना है, साथ ही अपने बिजनेस के जरिए से छत्तीसगढ़ के विकास में भी योगदान देना है। जी, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड लगभग 50 साल से इंडस्ट्री में है और हम देश भर में नहीं बल्कि विश्व में ओवर 30 कंट्रीज़ में अपना माल एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जब मैं रिसेंटली अपनी स्टडीज़ फिनिश करके वापस आया तो मेरे लिए इंडीड इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क कि कैसे मैं इतने बड़े उसको अपने अपना लाइक आई कैन गिव ऑल व्हाट आई हैव। तो काफ़ी सारी प्लानिंग और वो सब लगी, लेकिन इसका मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कैसे इसमें अपने आप को और इंडल्ज किया। सो जब ये बिहान की योजना के बारे में मैंने स्टडी की और फर्दर मेरे को रिसर्च करके पता चला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड इस बिहान योजना के साथ जुड़ जाए और हम मिलकर उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की फीमेल्स को क्यों ना हम उनको रोजगार। ये पूरा संकल्प है और जो बल दिए वही रेशियो लगाना है। ये सफलता के गुर हैं। आप जो लोग अभी बिजनेस सीख रहे हैं, आयुष्मान भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आयुष्मान जी, मेरा एक सवाल है आपसे। ये आज की युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि ग्रोथ और मिलेनियर बिलियनियर बनने की चाहत तो है, क्या आप मिस करते हैं कि उनमें, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी वो, कि प्रॉफिट शेयर भी करना चाहते हैं, उनको रोजगार भी देना चाहते हैं, तो अपना तो विकास करेंगे लेकिन समाज को साथ लेके चलेंगे, ये शायद कहीं या तो पीछे छूट जाता है या वो ये कहते हैं कि पहले हम कुछ बन जाएं फिर उसके बाद देख लेंगे ये चीज़ें, तो वो फिर सब चीज़ें वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, अब मेरा मानना है कि अब समय बदल रहा है। अब अभी की जनता दे आर बिकमिंग सोशली अवेयर एंड वो चाहते हैं कि कि इंडिया भी एक उस लेवल पे जाए जहाँ पे मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट सेट हो एंड ऑल दैट। और वो सब तभी पॉसिबल है जब हम एक स्टैंडर्ड तक जाके पहुँचें, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको अपने साथ के लोगों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अगर वी डोंट डू दैट देन द रोड इज़ वेरी टफ अहेड। तो और इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि लाइक आई हैव ऑलवेज बीन अ पीपल्स पर्सन सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे अपने साथ के लोगों के बारे में लाइक आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम, और मेरे को इसलिए ये हमेशा से मन था कि जब भी मैं आऊँगा मैं अपने लिए तो कुछ करूँगा ही, बट मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने साथ के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। तो इसी मतलब चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये मॉडल में उसको लाया था। जितने आप चाहेंगे उतनी सोच आपकी अच्छी है कि सबको आगे लेके बढ़ना है। पीएम भी यही कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। किसानों को आगे कैसे लेके बढ़ें, और तब जबकि छत्तीसगढ़ हमारा धान का कटोरा है, कई बार ये धान की जो बम्पर पैदावार है साहू जी, वही हमारे लिए समस्या बन जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हर साल रकबा बढ़ता जा रहा है, हर साल धान की पैदावार बढ़ रही है। पिछली बार 93 लाख मीट्रिक टन की खरीदी सरकार ने की थी, इस बार 1,05,00,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य है। पैदावार तो बढ़ती जा रही है, फिर उसकी खपत नहीं होती। 15 क्विंटल एक एकड़ में अगर ऊपर निकल गया धान, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा धान, उसका क्या होगा? पता लगा 15 क्विंटल का तो 2,500 सरकार दे रही है, जो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने देखा है कि वो 1100 में बिक रहा है, 1000 में बिक रहा है। तो उस किसान की चिंता आप कैसे करते हैं और क्या उसका तरीका हो सकता है? सरकार को कोई सुझाव अगर आप देना चाहें तो। सर पैदावार तो नहीं बढ़ रहा है, जमीन तो उतना ही है,
पैदावार कहाँ से बढ़ेगा? ज़मीन तो उतना ही बड़ा तो हो नहीं रहा ज़मीन, ठीक है। सरकार अब टारगेट बढ़ा रही है। आपने कहा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, मैंने आपको बताया कि धान का कटोरा है, लेकिन उसमें ढक्कन तो लगाना जरूरी है। बारिश आएगी तो कटोरा भीग जाएगा। ढक्कन लगाना मतलब सेट बना के रखो ना उस चीज़ को आप, लोगों के जीवन है वो, अगर वो नहीं हो तो कि लोगों के जीवन कहाँ से आएगी बता दिए। मतलब पैदावार पर फोकस है लेकिन उसके स्टोरेज को संभालने पर फोकस नहीं है। हाँ, स्टोरेज संभालने वाला होना चाहिए उसका। आप खरीद ले रहे हो, आप मान लो आपसे मैं कोई चीज़ खरीद ले रहा हूँ, वहाँ रख दिया, वो सड़ रहा है, आप देखेंगे आपको क्या अनुभव होगा उसके बारे में। हमारी धान खरीद रही सरकार, ठीक है, उसको हम सड़ते हुए देख रहे हो, सर किसान को कोई मतलब नहीं है, उसको तो मिल गया ना पेमेंट। वाकई कोई मतलब नहीं है, छाती फाड़ कर इतनी मेहनत अब से एक धान आदमी उगाता है। चिट्ठी लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, 20 साल से कोई सुराई थोड़ी ना होता है किसी का, कहाँ जाता है क्या करता है कोई समझ नहीं आता। यह समझ दिल दुखता है आपका जब देखते हैं आप इस तरह से? बहुत ज़्यादा सर। मैं हर बार आता हूँ, मेरे गांव है झर्रा, सारा गांव झर्रा, माननीय चरणदास मान जी का पड़ोसी गांव है मेरा, वहाँ से आता हूँ, कम से कम 10-20 सोसाइटी मिलता ही है मेरे को। उस सड़ता है तो अलग बात है, उसमें कितना नुकसान होता है सरकार को, तिरपाल लगाओ, रस्सी बांधो, ये करो वो करो, फिर उसको सुखाओ, फिर वो वेस्टेज में चले जाता है, नुकसान कितना हो रहा है, आखिर सरकार का ही हो रहा है ना। ठीक, इससे नुकसान पर मैं आयुष्मान जी आपसे सवाल पूछता हूँ। जब आपने ये एक मॉडल प्रेजेंट किया विहान योजना के तहत स्व सहायता समूहों को, तो उनको डर था कि आज तक तो हमने कभी किया नहीं ऐसा, ये थोड़ा सा हट के, आज तक तो वो गोबर, गौठान, उपले इन्हीं तक सीमित थे हम, तो आप कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, तो नुकसान का डर था उन्हें, कैसे कन्विंस किया आपने उन्हें? जी बिल्कुल, तो ये बहुत रिसेंट कन्वर्जेशन मेरा उनके साथ हुआ, सो उसी से रिलेटेड आपका सवाल है। तो recently a month ago I came back after finishing my studies in New Zealand, और मैं 3 साल जब वहाँ था, I was unable to come back यहाँ पे because of the border restrictions and all that, and मैं बहुत कहीं ना कहीं मिस करता ही था अपने रायपुर छत्तीसगढ़ को, because after all it's my home। तो जब मैं वहाँ था तो मैंने उसी दौरान मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी थी कि मैं कैसे मतलब उन महिलाओं को मैं कैसे कन्विंस कर सकता हूँ, बिकॉज आई नो लाइक अगर आप एक जगह हो, आप वहाँ कंफर्टेबल हो, तो वहाँ से आपको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट करना इट्स अ टास्क, बिकॉज आप वहाँ खुश हो तो पीपल को और वो नहीं है कि हम तो यहाँ खुश हैं, हम इससे ऊपर बढ़ने की हम वी डोंट नीड दैट। बट मैंने सोचा कि हम कैसे उनको एक राइट वे में उसको चैनलाइज करें ताकि दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। सो recently I visited them, and then they even came to our factory. So we started with 50 females to start with, and then मेरा अभी गोल ये है कि मैं उसको 50 से 500 and 500 से 5000 तक लेके जाने का है, ताकि मैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए उसको इतने सारे लोगों के साथ कर सकूं, एंड उसके लिए मेरे को आप सबकी ब्लेसिंग्स एंड सीएम साहब का मार्गदर्शन भी लगेगा। एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये जो आपका नेचर है, ये कन्विंसिंग पावर में हेल्प करता है आपको? आप बहुत, मुझे लगता है आप बहुत आसानी से कन्विंस कर लेते होंगे। जी अभी तक तो मैं लाइक ऐसा हुआ है, बट आई होप इट सेज द सेम। नहीं, उसमें ये चीज़ें बनी रहें। साहू साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। कोविड हमने देखा, अभी बहुत लोग बड़ी परेशानी में थे, और उस वक्त समाज के हर व्यक्ति की ये एक जिम्मेदारी हो गई थी कि वो दूसरों की मदद करे। आपने उस काल में लोगों की बहुत मदद की है। किस तरह की परेशानियां लोग झेल रहे थे जो आपके पास आए, आपने उनको कैसे मदद किया आपने? सर अभी मेरे वाइफ की खुद को उसको कोरोना हो गया था, मेरे को जैसे हुआ वैसे वाइफ को हो गया कोरोना, ठीक है। बच्चे छोटे छोटे घर में, अब बच्चे तो खुद बना रहे खा रहे, बच्चे को भी छूना नहीं उस स्थिति में। और मैं हॉस्पिटल वाले भी इतना परेशान किए कि भाई कैश लाओ। मैंने एक बंदा को फ़ोन किया, भाई कैश लगे आ जाओ, उसका भी एक्सीडेंट हो गया, अब मैं अकेला। तो इतना मतलब त्रस्त हो गया कि लोगों को, मैं जिस वार्ड में था मेरी वाइफ ही जिंदा थी, बाकी सब खत्म हो गए। उस दुख को देखा हूँ, वाइफ को भी संभाला हूँ, समाज में भी दौड़ दौड़ के सेवा की है मैंने। अब मैं सेवा कर रहा हूँ करके बताऊँगा तो नहीं कि मेरा नाम लिखो। हाँ, मैं इस पैनल में एक ख़ास मेहमान को और बुलाना चाहता हूँ। मिस्टर मनोज राजपूत जी हैं, समाज सेवी हैं। मनोज जी, आप प्लीज़ आ जाइए, मंच पर आइए। तालियां हो जाए मनोज जी के लिए। आइए मनोज जी, माइक और कुर्सी आपका इंतजार करिए। नमस्कार सर। मनोज जी, कोविड की बात चल रही थी जब मैंने अभी आपको बुलाया, और आप तो समाज सेवी हैं,
तो फिर समाज सेवी से कोविड का सवाल कैसे नहीं होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है, उस दौर में जब कोविड पीक पे था, कोरोना पीक पर था, तो उस वक्त कैसे आपने लोगों की मदद करी और क्या तकलीफ़ें लोग झेल रहे थे उस वक्त जब आप उन्हें सुनते थे, आप उन्हें देखते थे? सर, सबसे बड़ा सवाल होता है कोविड। और जब कोविड हुआ तो मानवता एक अमूल्य है, जो मानवता हमको हर कोने कोने में एक नज़र डर और भय था, जो घर से नहीं निकलते थे। इस बीच में होता है कि साहस का परिचय, साहस का परिचय हम तभी देंगे जब लोगों के बीच में जाएंगे। मैं खुद एक छोटा सा व्यापार है, व्यापार के बीच में सभी जगह लॉकडाउन था। लॉकडाउन के बाद हमारे यहाँ सारे स्टाफ एम्प्लॉय थे, पूरा सभी लोग जितना जिस क्षेत्र में हो सके कोविड में लोगों को मदद करते रहे। मैंने एक चीज़ देखा, बहुत महसूस किया कि इस बीच में अपना रिश्ता, भाई और बहन और खुद के रिश्तेदार जब मौत के करीब होता है तो लोगों को भय हो जाता है कि पिताजी अस्वस्थ हैं। लोग दूर से डॉक्टर बोलते थे चलो आपके पिताजी को देख लो। तो मैं बता रहा था कि उनके बच्चे जो परवरिश करने के बाद उनको उस मंजिल तक पहुंचा दिया था, वो अपने मौत के डर से वो जाते नहीं थे। इस बीच में मैं कोने से कोने तक मेरा भरपूर प्रयास रहा, मैं हर तरीक़ा से सहयोग रहा। मेरे पास, मैं रियल इस्टेट से कनेक्ट हूँ, मेरे पास बिजनेस में जेसीबी है, ट्रैक्टर है। जब कोई ऐसा स्थिति बन जाता था कि 100 को कोई छूना पसंद नहीं करते थे, उस बीच में मैं घर घर जाता था और इस बीच में हमारे जितने सहयोगी थे वो ट्रैक्टर में 100 को रखते थे और जेसीबी से उसको खुदाई करके 100 को हम लोग वहाँ पर मुक्तिधाम में करते थे। ये अच्छी बात कही आपने, मुझे एक शेर याद आ गया। शेर क्या कहावत जैसी है, बड़ी छोटी सी लाइन है लेकिन बड़ा गहरा सार है उसका, कि वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता चल जाता है कि कौन अपने हैं। तो लोगों को पता लग गया कि कौन अपने हैं उस वक्त में, जो क्योंकि कोविड में हमने देखा है कि लोग भाई के शव को नहीं छू रहे थे, अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, और ऐसे में समाज सेवी आगे आए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया की। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर, सवाल समाज और कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। आज आपको लगता है कि चूंकि उस वक्त वो चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई थी, आज समाज भी तैयार है, सरकार भी तैयार है, हर व्यक्ति तैयार है इस तरह की स्थितियों के लिए? जी देखिए, फर्स्ट लहर में तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी बार आया और सभी लोग अब प्रिपेयर हो चुके हैं, जागरूक भी हो गए। बच्चे से लेकर हमारे बुजुर्ग लोग हैं, सभी को एक पता है कि उससे कैसे लड़ना है और अब अपनापन का एहसास हो गया है। और सहयोग सरकार भी बहुत पूर्ण रूप से आर्थिक से सहयोग दे रहे हैं और सभी समाज एकजुट होकर कोरोना के तीसरी लहर पे लड़ाई लड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी तीसरा अगर लहर आता है तो ऐसा नुकसान नहीं होगा और बिल्कुल प्रिपेयर है, सभी लोग प्रिपेयर हैं। उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं हर किसी के लिए और भविष्य स्वर्णिम हो हमारा। भविष्य से एक सवाल है मेरा साहू साहब आपसे, संतोषी कंस्ट्रक्शन के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सर? आगे क्या कुछ आप लाने वाले हैं जिससे संतोषी कंस्ट्रक्शन का भी भला हो और नवा छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़े? मेरा वही संकल्प है सर, मैं बनाऊंगा सीधा वही, सरकार से कभी नहीं बोलूँगा कि आप बनाओ, एक बना के दूंगा, हर 5 साल में एक बनाऊंगा। मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे, आज भी मैं पैसा लेकर नहीं चलता। दाल खिचड़ी खाएंगे सर, रोटी चीला खाएंगे, बस अपना छत्तीसगढ़िया आदमी क्या करेंगे, पैसा को लगा देंगे सबको। जैसा आपने कहा था डाउन टू अर्थ है, ये अच्छी बात है। शो ऑफ, दिखावा, ये सब यहीं रह जाता है। कुछ किसी व्यक्ति की मदद कर सके, किसी रोते को हंसा सके तो बड़ी बात है। आयुष्मान जी, एक आपसे सवाल है और इसी पर मैं आपसे सवाल पूछा। अब जब यही छिड़ी है बात तो फिर इसी पर आगे बढ़ते हैं। जो फर्म्स थी, हमने देखा कोविड में 2 तरह की फर्म्स थी, 2 तरह की इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने अपने लोगों का बहुत ख्याल रखा, ये मानते हुए कि इतनी साल उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो जब इतना बुरा दौर आया तो हम उनका साथ देंगे। पर्टिकुलरली आपकी फर्म में उस वक्त क्या माहौल था? कैसे आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ का साथ दिया, उनको अपने साथ रखा? और ये चूँकि अब आप एक भविष्य के लीडर हैं,
तो ये कैसे, कितना बड़ा आपके लिए एक सीख लेकर आया ये जो टाइम पीरियड गया है अभी, गुजरा जो वक्त है? जी बिल्कुल, इंडीड इट वाज अ टफ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो। तो जब कोविड हिट हुआ तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, यू नो, दे कुडंट यू नो मैनेज टू एम्प्लॉय ऑल द पीपल दैट दे हैड, सो दे लेड ऑफ सम। बट मेरी और पापा की उस बारे में हमारी बात हुई थी वहाँ से वीडियो कॉल में। तब मैंने भी पापा से ये प्रश्न पूछा कि पापा अपन क्या कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। तब उन्होंने बोला कि बेटा हम अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको पूरा सपोर्ट है, जैसे भी हम उनको पहले सपोर्ट करते आए हैं, सेम, देयर इज़ नथिंग, एंड यू नो सब घर जैसे हैं, देयर वी आर वन, यू नो। क्योंकि मुश्किल के दौर पे हम किसी को ऐसे किसी का साथ छोड़ नहीं सकते हैं, हमको वी नीड टू यू नो साथ में आगे बढ़ना है, एंड देन वी ओवरकम दैट पीरियड। एंड उस पीरियड में एक और बहुत अच्छा सोशल कॉज हमने जो किया था वो ये था कि जब कोविड की लॉकडाउन था तब हमने गवर्नमेंट्स को अपने फैक्ट्री में हैंड सैनिटाइजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चर करके उनको मतलब बहुत अच्छी संख्या में उन तक पहुंचाया था। वो हमारा एक छोटा सा यू नो बेसिकली एक मतलब उनको एक थैंक्स गिविंग था कि आपने जो इतना काम किया है उसके लिए, यू नो, सो वी डिड दैट। एंड बाकी तो मैं यही सोचूंगा कि यू नो किसी ने जानकर ऐसा नहीं किया होगा, इट वाज अ वेरी फोर्सफुल डिसीजन दैट दे हैड टू मेक, बट आई होप ऐसा हमको आगे देखने ना मिले। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आयुष्मान जी कह रहे हैं। आपने पापा की इतनी तारीफ कर दी, पापा आपके आए हैं आप? जी आए हैं। पापा जी हाथ उठाइए, तालियां हो जाए एक बार सर के लिए। देखिए यहाँ हम 10 रुपए 100 रुपए कई बार बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मन में आता है कि फ़र्ज़ भी कुछ है समाज के लिए तो बहुत विरले लोग सामने आते हैं। मनोज जी आपसे एक सवाल है मेरा। सर, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, नवा छत्तीसगढ़ पर हम बात कर रहे हैं। जब आप आए तो उस वक्त इत्तेफाक से कोविड की बात चल रही थी, मैं उसी पर वापस लौट रहा हूँ। आपके तो सामने बना है आपका स्टेट, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं। ऐसे कितने लोग होंगे यहाँ पूरे देश में जिनके सामने उनका स्टेट का गठन हुआ हो, तो हमारे सामने तो हमारा स्टेट बना है। तो आप रफ्तार से खुश हैं, विकास की रफ्तार से, या एक समाज सेवी के तौर पर मनोज जी के कुछ अपने सुझाव हैं सरकार के लिए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहाँ सरकार भी होगी? एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं समाज सेवक हूँ और कांग्रेस की सिपाही भी हूँ। ये दोनों अपने अपने जगह में है। सबसे ज़्यादा होता है सरकार किसी का भी हो, हम और आप सभी का एक उद्देश्य रहता है विकास, प्रदेश का हो, देश का हो, एक कॉलोनी का हो, तो इसमें विकास होना चाहिए। अच्छा मनोज जी, कांग्रेस के सिपाही के तौर पे मत बोलिएगा सर, आप छत्तीसगढ़िया के तौर पे बोलिएगा। जी सर, मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में एक सिपाही ये होता है कि सिपाही की जो रफ्तार होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि एक सिपाही को ही सलाम किया जाता है। बड़ा अधिकारी तो वहाँ पर बैठ के, मैं सिपाही का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, सारे कार्य एक छोटा सिपाही है, सारे परिपूर्ण पूरी जानकारी रहता जो अधिकारी नहीं रहते। इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं एक सामान्य सदस्य हूँ और एक सिपाही की तरह हूँ, क्योंकि मैं दरी बिछाता भी हूँ, उठाता भी हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। ये प्रॉपर मुझे 10 साल हो गया, और मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा कि ये कांग्रेस की सरकार आई है इसलिए नहीं। देखिए सर, काम होता है तो दिखता है। और रही बात सिपाही की या अधिकारी की, अधिकारी भी हमारे साथ हैं यहाँ मौजूद, तो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी जाकर नवा छत्तीसगढ़ एक नवा छत्तीसगढ़ कहलाएगा, एक विकसित छत्तीसगढ़ कहलाएगा। मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ आयुष्मान जी, साहू साहब और मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवा छत्तीसगढ़ के इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए। बहुत